हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नए टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा जो टेस्ट है वो है एब्रेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, या फिर बोले हम लोग एब्रेशन टेस्ट। तो यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम इसको परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से एपरेटस या फिर इक्विपमेंट की जरूरत हमको यहाँ पर लगेगी, क्या इस टेस्ट का प्रोसीजर होने वाला है, क्या इसके रिजल्ट रहेंगे, क्या कंक्लूजन रहेगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और एंड तक देखने के बाद आप इस टेस्ट को अपने लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म कीजिएगा और वहां से जो एग्रीगेट वैल्यू आएगी या बोले जो एब्रेशन वैल्यू आएगी मेरी, उसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, पहला काम ये आपको करना है। अब दोस्तों, इस टेस्ट को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डेट इज की क्या ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जो एब्रेशन वैल्यू टेस्ट है या फिर बोले हम एब्रेशन वैल्यू ऑफ एन एग्रीगेट के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एब्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? कैलकुलेट करना किसको? एब्रेशन वैल्यू को। सबसे पहली बात किसकी? एग्रीगेट की। तो यहाँ पर लिखा है क्या करना है आपको कि टू डिटरमाइन एब्रेशन वैल्यू ऑफ द गिवन टेस्ट सैंपल या गिवन एग्रीगेट सैंपल बाय कंडक्टिंग लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट। समझ पाए कि इस टेस्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है? इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि आपको एब्रेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है जो भी आपको गिवन एग्रीगेट सैंपल रहेगा, जिस भी ग्रेडिंग का रहेगा उसकी हम बात करेंगे। किसकी मदद से दोस्तों? ये एक मशीन होती है, दैट इज लॉस एंजेलिस एब्रेशन। इसके अंदर एक मशीन होती है, उस मशीन के थ्रू आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करना होगा। कैसे करेंगे वो भी बात की बात है। तो मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा कि हम लोग क्या करेंगे एब्रेशन टेस्ट के अंदर, एब्रेशन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मान लो कि हम कोई एग्रीगेट्स को रोड के अंदर यूज किए हैं, मानो इस एग्रीगेट को हमने रोड के अंदर यूज किए, अगर इसको ये हमारा खराब वाला रहेगा, खराब रहेगा तो है ना, खराब अगर यहाँ पर एग्रीगेट हम लोग यूज करेंगे तो ये क्या करेगा दोस्तों, बहुत जल्दी ही यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और हमारा जो पेवमेंट रहेगा उस पेवमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम दोस्तों यूज करने से पहले इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको इम्पैक्ट टेस्ट बताया था, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट बताया था। ऐसे ही हम लोग इसकी एब्रेसिव वैल्यू या एब्रेशन वैल्यू भी निकालेंगे, जिससे कि हम एक अच्छा और एक बेस्ट एग्रीगेट यूज करें रोड के अंदर, जिससे कि हमारे रोड की लाइफ इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों, आप बहुत सारे बोलेंगे कि एब्रेशन वैल्यू क्या होता है। तो सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो एब्रेशन वैल्यू दोस्तों रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट व्हाट वियर एंड बोलू क्या, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एब्रेशन वैल्यू होती है ये हमारी रेसिस्टेंस होती है किसको, वियर और हार्डनेस के अगेंस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब कि सिंपल सी भाषा में बोलूं, अगर दो एग्रीगेट्स को मैं आपस में टच करता हूं, या फिर मैं दो एग्रीगेट्स, ये मेरा एग्रीगेट्स है या फिर ये और कोई मटेरियल है, मान लो आयरन है, इन दोनों को एक दूसरे के बीच में अगर मैं रब करता हूं तो यहां से इनके बीच में कितना वियर हुआ है किसका, एग्रीगेट का, उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो एब्रेशन वैल्यू है वो क्या होती है, या एब्रेशन क्या बताता है। एब्रेशन हमको बताता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड हार्डनेस, या फिर बोला ये मेजर करता है रेसिस्टेंस टू वियर और हार्डनेस को। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कौन कौन से एपरेटस हमको यहाँ पर रिक्वायर होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एपरेटस रिक्वायर होता है वो होता है हमारा लॉस एंजेलिस मशीन, जो कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है दोस्तों किसका, इस मशीन के, जो कि मैं आपको बताऊं तो इस मशीन का ये जो ड्रम है, इस ड्रम का इंटरनल जो लेंथ है वो 500 mm रहेगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको, मैं बोला इंटरनल लेंथ है ना। और जो इसका डायमीटर रहता है दोस्तों इस मशीन का, डेट इज इंटरनल डायमीटर, ये आपका होता है 700 mm। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मैं लिखकर लाया हूं, जो कि आप देखेंगे। तो लेंथ आपको बता दिया कितना, लेंथ 500 mm, इंटरनल डायमीटर 700 mm। और दोस्तों, ये जो मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, इस मोटर के द्वारा पावर कितना है, कितने पावर की मोटर ही होती है, ये 1 हॉर्स पावर की मोटर हमारी होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक एब्रेसिव चार्जेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे स्टील बॉल्स होती है, जो कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि इस टाइप की कुछ स्टील बॉल्स आपको यूज करनी है एज ए एब्रेसिव चार्जेस के। दोस्तों, इन स्टील बॉल्स का भी कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, जो कि मैं आपको बताता हूं।
जैसे कि देखेंगे आप, डायमीटर जो रहेगा स्टील बॉल्स का वो 48 mm बोला है। जनरली ये 47 mm से 48 mm के बीच में वेरी कर जाता है, क्योंकि दोस्तों जब आप इन बॉल्स को बार बार यूज करेंगे तो हो सकता है इसके सरफेस पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिले, ठीक है ना। तो क्या डायमीटर में आपको बता दिया इतना होता है। दोस्तों वेट की अगर बात करें तो इन बॉल्स का वेट कितना होता है, तो जो एक बॉल्स होती है, एक बॉल जो होती है उसका वेट हम लोग 390 टू 445 ग्राम के अप्रोक्स इनका वेट होता है, किनका, एक स्टील बॉल्स का, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब दोस्तों इनका कैसे यूज करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी एप्रेटस में आपको बता रहा हूं बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि आपसे इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है ना। फर्दर बात करें फ्रेंड्स कौन सा एपरेटस है, तो हमको स्टैंडर्ड सीयू की रिक्वायरमेंट होती है, डेट इज 12.5 mm की सीयू एक लेना है आपको, 10 mm की सीयू चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों जो चाहिए 1.7 mm की सीयू। दोस्तों अभी तक जितने भी टेस्ट में आपको बताया था सबके अंदर एक तो 12.5 mm की सीयू थी, एक मेरी 10 mm की सीयू थी, और दोस्तों एक मेरी होती थी 2.36 mm की सीयू। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा एब्रेशन वैल्यू के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं वो कौन सी सीव यूज करेंगे, 1.7 mm की सीव हमको यहाँ पर यूज करनी होती है। ये यहाँ पर चेंज आ रहा है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स और कौन सा एपरेटस चाहिए, तो हमको एक वेट बैलेंस चाहिए जिससे कि हम वजन को नाप सके, किसके, कंक्रीट के, ठीक है। फर्दर बात करें फ्रेंड्स तो एक ओवन चाहिए जिससे कि हमको ओवन ड्राइड सैंपल ऑब्टेन कर सके। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से ऑपरेटर्स की हमको जरूरत होती है। आगे अगर बात करें दोस्तों कि कौन सा कोड हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज में लाते हैं, तो जो कोड हमारा होता है दोस्तों वो कोड होता है 2386 का पार्ट 4 हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले, ठीक है। फर्दर बात करें दोस्तों कि जो एब्रेशन टेस्ट है किसके, हमारे एग्रीगेट के ऊपर, वो हम किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के मेथड्स है, जैसे कि अगर आप देखेंगे एक होता है लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, इससे आप परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप इसको डबल एब्रेशन टेस्ट से परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर एक और होता है डोरी एब्रेशन टेस्ट। तो इन तीनों मेथड से या तीनों टेस्ट में से आप कोई से भी एक टेस्ट की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट को। लेकिन दोस्तों ज्यादातर यूज किया जाता है लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर हमको दोस्तों तीनों फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, डेट इज एब्रेशन भी देखने को मिलेगा, एब्रेशन, एट्रिशन एंड इंपैक्ट। दोस्तों तीनों फिनोमिनास हमको देखने को मिलते हैं, मतलब कि इस एक टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद आपको तीनों टेस्ट की वैल्यूज यहां से आप बता सकते हैं। इंपैक्ट भी हो जाएगा कवर आपका, एट्रिशन भी हो जाएगा और एब्रेशन भी हो जाएगा। अब एट्रिशन क्या होता है ये हम बात करेंगे बाद में, इसकी इस वीडियो के अंदर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सबको सेपरेटली डिस्कस कराऊंगा कि एब्रेशन, एट्रिशन और इंपैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए हम लोग लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट क्यों यूज करते हैं। दोस्तों इसको यूज करने के पीछे का रीजन ये है कि इस टेस्ट के अंदर एब्रेशन, एट्रिशन और इंपैक्ट तीनों एक साथ परफॉर्म होते हैं। इंपैक्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों क्या होता है कि जो ड्रम रहता है, इस ड्रम के अंदर जो हमारे एग्रीगेट्स रहेंगे ये एक हाइट से गिरेंगे, है ना, एक हाइट से इसके ऊपर स्टील बॉल्स गिर रही है या फिर एग्रीगेट्स भी हमारा एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, तो वहां पर इंपैक्ट का काम कर जाएंगे। एट्रिशन और एब्रेशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे एग्रीगेट्स रहते हैं, एग्रीगेट्स स्टील के साथ साथ घिसेंगे हमारे, ठीक है, क्या बोला मैं। एब्रेशन में क्या होता है, जो एग्रीगेट रहेगा प्लस स्टील के साथ इनका आपस में जब रबिंग होगी तो वहां से जो रिजल्ट मिलता है उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एब्रेशन। और दोस्तों एट्रिशन में क्या होता है, एट्रिशन में जो एग्रीगेट्स रहेंगे हमारे खुद एक दूसरे के साथ जब इनके बीच में रबिंग होगी या रिलेटिव मोशन होगा तो वहां से उस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे एट्रिशन। तो मेरे ख्याल से बेसिक सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल होता है दोस्तों कि आपको यहां पर परसेंटेज वियर कैलकुलेट करना होगा ड्यू टू द रिलेटिव रबिंग बिटवीन एग्रीगेट्स एंड द स्टील बॉल्स के अंदर। मतलब कि आपने एग्रीगेट्स इसके अंदर डालोगे, एग्रीगेट्स प्लस में जो स्टील बॉल्स है इनके बीच में जो रिलेटिव रबिंग है उसकी वजह से कितना वियर वहां पर हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगा, तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट की,
लेकिन प्रोसीजर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हमको क्या चाहिए होता है, टेस्ट सैंपल, कि आखिर में ये हम किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों टेस्ट सैंपल हमारा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग, दैट इज ये टेबल नंबर 1 है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं मानूं कि मैं ए ग्रेड के लिए ये परफॉर्म करूंगा, मेरे पास अलग अलग टाइप की ग्रेडिंग है, डेट इज ए टू जी ग्रेडिंग है, मेरे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी ग्रेडिंग तक मेरे पास है। मानो कि मुझे टेस्ट सैंपल ए ग्रेडिंग के लिए परफॉर्म करना है, या मुझे टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करना है, ए ग्रेडिंग के लिए मुझे परफॉर्म करना है। तो दोस्तों यहां पर मेरे पास अलग अलग टाइप की सीयूज चाहिए, ये अलग अलग टाइप की सीयूज मेरे को रिक्वायर होती है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले हमको बताया था कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर कौन कौन से सीव्स में आपको बताया था, डेट इज ये बताया था। तो दोस्तों ये सीव तो आपको चाहिए ही है, इसके साथ एडिशनल कुछ सीव्स और चाहिए होती है जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से आपको सीव्स चाहिए होगी, और वो कौन से सीव्स रहेगी जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे इस ग्रेडिंग टेबल के अंदर, तो इस ग्रेडिंग टेबल के अंदर आप देखेंगे कि आपको ये सारी सीव्स भी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ग्रेड ए का यूज करना है, मैं मानूं कि हमको जो टेस्ट सैंपल लेना है, टेस्ट सैंपल जो है वो किसका बनाना है, ग्रेडिंग ए का। ग्रेडिंग मैंने ए ग्रेडिंग सेलेक्ट किया, तो ए ग्रेडिंग सेलेक्ट करने पर मुझे सीव चाहिए दोस्तों 40 mm की और 25 mm की, साथ में 20 और 25 mm की, इसके साथ में मेरे को चाहिए 20 प्लस 12.5 mm की, और देन मुझे चाहिए 12.5 और 10 mm की। तो ये सारी सीव्स मेरे को चाहिए जब मैं टेस्ट किसके ऊपर परफॉर्म करूंगा, ग्रेड ए पर, या ग्रेडिंग ए ग्रेडिंग के कंक्रीट पर, सॉरी एग्रीगेट पर मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा, तो मुझे ये सारी सीव्स वहां पर रिक्वायर रहेगी, ठीक है। साथ में दोस्तों नंबर ऑफ स्टील बॉल्स भी हमारा डिपेंड करेगा ग्रेडिंग पर, कि कौन से ग्रेडिंग के लिए आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं ए ग्रेडिंग के लिए यूज करूंगा तो मुझे वहां पर 12 नंबर ऑफ सीव्स डालनी पड़ेगी, वहीं अगर मैं सी ग्रेडिंग के लिए यूज कर रहा हूं टेस्ट, तो वहां पर मुझे 8 नंबर ऑफ स्टील बॉल्स डालना पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी ग्रेडिंग के लिए भी देख सकते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर जो नंबर ऑफ स्टील बॉल्स आप यूज करेंगे वह, और जो सीव आप यहां पर यूज करेंगे वो सीव आपको इस टेस्ट के थ्रू पता लगाना पड़ेगा, या इस टेबल के थ्रू आपको पता लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मेरे को मान लो कि डी ग्रेड के लिए मेरे को टेस्ट परफॉर्म कराना है, तो डी ग्रेडिंग के लिए, या डी ग्रेड जो रहेगा मेरा सैंपल, इसके लिए मुझे जो सीव रिक्वायर रहेगी वो दोस्तों 4.75 और 2.36 mm की सीव मुझे चाहिए, ठीक है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके लिए केवल ये सीव चाहिए जिसके ऊपर जो वेट है मेरा 5000 ग्राम के समथिंग रहेगा, और यहां पर जो मैं स्टील बॉल्स यूज करूंगा वो 6 नंबर ऑफ स्टील बॉल्स यूज करूंगा, ठीक है। और यहां पर इसका वेट आप देख सकते हैं, वेट ऑफ चार्जेस कितना रहने वाला है, ठीक है, एब्रेसिव चार्जेस का। क्लियर है? तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप दोस्तों यही है कि आपको क्लीन और ड्राई एग्रीगेट का यूज करना है, और वो सिलेक्शन करना है आपको सैंपल्स का, कंफर्मिंग टू वन ऑफ द ग्रेडिंग ए टू जी इज यूज फॉर द टेस्ट। किस ग्रेडिंग के लिए आपको टेस्ट परफॉर्म करना है वो यहां से आप लेंगे। मैं मान लेता हूं कि मेरे को ए ग्रेडिंग का सैंपल लेना है, तो ये सैंपल मेरा कैसा होना चाहिए दोस्तों, क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात ये कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। क्लीन और ड्राई मेरे को देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई पहली स्टेप की। सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि एग्रीगेट आपको कितना यूज करना है, डेट इज 5 kg एग्रीगेट यूज करना है ए बी सी डी के लिए, और 10 kg आपको एग्रीगेट यूज करना है ई एफ जी के लिए। मतलब कि अगर आप ए टू डी के ग्रेडिंग के लिए यूज करेंगे तो आपको 5 किलो एग्रीगेट की जरूरत रहेगी एज ए टेस्ट सैंपल। वहीं अगर आप ई एफ जी के लिए यूज करेंगे तो आपको 10 किलो टेस्ट सैंपल यहां से रिक्वायर रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? मान लेता हूं आगे की बात अगर मैं करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे को यहां से ए ग्रेड के लिए मैं यूज करूंगा तो मुझे ये सारी सीयू रिक्वायर थी, जो कि मतलब वो एग्रीगेट रिक्वायर रहेगा 5 किलो। उस एग्रीगेट को हम लेंगे जो कि 40 mm से पास हो जाता है, लेकिन 25 mm पर जाकर रिटर्न रह जाता है, उसका वेट हम इतना लेंगे।
साथ में दोस्तों फिर हम बात करेंगे जो 25 mm की सीयू से पास हो जाए और 20 mm की सीयू पर जाकर रिटेन रह जाए, उसका वेट इतना लेंगे। फिर ऐसे ही 20 mm से पास हो जाए लेकिन 12.5 पर रिटर्न रह जाए, उसका वेट इतना लूंगा। और जो 12.5 से पास हो जाए और 10 mm पर जाकर रिटर्न रह जाए, उसका वेट इतना लूंगा। टोटल वेट यहां से करेंगे तो हमको ये 5 kg मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट जो चीज है यहां पर वो है ये टेबल। ठीक है, टेबल नंबर 1। तो ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ए बी सी डी ग्रेड का लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको कितना क्या लेना पड़ेगा, आपको 5 kg सैंपल वहां से बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग उनके जो स्पेसिफिकेशन दिया है इस टेबल के अंदर उससे। फिर अगर आप सी ई एफ और जी के लिए अगर इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो वहां से आपको 10 kg सैंपल प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए। ठीक है, अगर ड्राई नहीं है तो हम उसको ओवन के अंदर ड्राई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप बोलती है कि जो एब्रेसिव चार्जेस है उसको भी आप इस टेबल के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ठीक है ना, और चूज करने के बाद आप उसको सिलेंड्रिकल मशीन के अंदर फिल कर देंगे और उसको फिर ये जो स्क्रू है इसकी मदद से दोस्तों आपको टाइट कर देना है। मतलब क्या बोला मैं, अभी तक आपने टेस्ट सैंपल बना लिया था, टेस्ट सैंपल हमने प्रिपेयर कर लिया था, है ना। टेस्ट सैंपल प्रिपेयर किया, इसको इसके अंदर डाल दिया ढक्कन खोल के। फिर हमने दोस्तों जो भी ग्रेड यूज किया है अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग, जिस भी ग्रेडिंग का एग्रीगेट हमने यूज किया है उस ग्रेडिंग के अनुसार यहां से आप नंबर ऑफ स्टील बॉल्स सेलेक्ट करके उन स्टील बॉल्स को भी इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस मशीन को आप बिल्कुल स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे जिससे कि इसके अंदर जो भी क्रस्ड एग्रीगेट से उसका जो डस्ट रहेगा वो भी बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको आप टाइट कर देना है। ठीक है, तो फिर ये स्टेप आती है। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको बताऊं तो आपको इसको रोटेट कराना है। ठीक है, रोटेट कराना है किससे, 30 to 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों मोटर लगी रहती है बाजू में जिसका पावर मैं बताया था कि 1 हॉर्स पावर तक इसका पावर होता है इस मोटर का। तो इसको आप रोटेट कराएंगे जो कि क्या करेगा, इसको 30 to 33 आरपीएम के हिसाब से घुमाएगा, इतने रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से ये घुमाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक डायल लगा रहता है, ये डायल क्या करेगा, यहाँ पर रीडिंग आपको बता देगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसको ठीक है हमने घुमा दिया 30 to 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से इसको घुमाया, लेकिन कितनी देर तक, ये भी तो सवाल हो सकता है, या फिर कितने राउंड मेरे को घुमाना है। तो अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स आपको कितने राउंड तक इसको घुमाना है तो वो भी डिपेंड करता है अलग अलग ग्रेडिंग के हिसाब से। जैसे कि यहां से अगर आप देखेंगे तो 500 रिवॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना है ABCD ग्रेडिंग के लिए। और अगर आपकी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या है, EF और G ग्रेड का आपका एग्रीगेट है तो आपको 1000 रिवॉल्यूशन यहां पर देना रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि आपको सबसे पहली बात 30 to 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से इसको घुमाना है इस मशीन को, जो कि पावर ड्रिवन रहेगी। और साथ में अगर आप A, B, C और D ग्रेड का ग्रेडिंग यूज किए आपने या एग्रीगेट यूज किया है तो उसके लिए आपको इसको 500 रिवॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। अदरवाइज आपने अगर EF और G का यूज किया है तो आप इसके लिए कितना 10,000 रिवॉल्यूशन 1000 रिवॉल्यूशन यहां पर आपको प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, आपने इसको अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा दी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप इसको फिर से खोलेंगे आप खोलने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, खोलेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। मानो कि आपने इसका ढक्कन खोल दिया, ढक्कन खोलने के बाद जो भी क्रस्ड एग्रीगेट था मेरा, उस क्रस्ड एग्रीगेट को आपने यहाँ पर लाके डाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर डालेंगे तो ये एक सीयू ऑलरेडी यहाँ पर लगी है। ये सीयू क्या करेगी दोस्तों, जो भी लार्ज साइज का एग्रीगेट्स रहेंगे, क्रस्ड एग्रीगेट रहेगा वो ऊपर रह जाएगा यहीं पर, और जो स्टील बॉल्स है वो भी यहीं रह जाएगी। और नीचे ये ट्रे रखी है, आप देख सकते हैं ये ट्रे है। इस ट्रे के अंदर बहुत सारा जो फाइन एग्रीगेट्स है या फाइन क्रस्ड एग्रीगेट्स है जो कि इस सीव से पास हो गया है, उसको हम लोग लेकर आएंगे। अब दोस्तों इस एग्रीगेट्स को हम क्या करेंगे, हमारे पास एक 1.7 mm की सीव होती है, इस सीव के ऊपर हमने लाके डाल दिया और इसको मैं सीव किया। इसको दोस्तों कम से कम मेरे को 1 मिनट के अंदर 1 मिनट तक सीव करना है। किसको, ये जो भी यहां से क्रस्ड एग्रीगेट्स मेरा आया था इसको। तो इसकी वजह से कुछ नीचे हमारे फाइन डस्ट और एग्रीगेट्स पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोला, फ्रैक्शन या फाइन डस्ट
है ना, पासिंग किसको, 1.7 mm को, 1.7 mm की सीव को पास होने वाला ये जो हमारे फाइन डस्ट या फिर एग्रीगेट से, इसको आप यहां से नीचे आ जाएगा। अब इसका आप वेट ले लेंगे दोस्तों, इसका वेट आ गया मेरा, मान लो इस वेट को मैं W2 बोल दे रहा हूं। क्या बोला, इस वेट को मैंने W2 बोला। W1 क्या था दोस्तों, W1 मेरा वो ओरिजिनल में जब इस मशीन के अंदर मैंने वेट डाला था उस वेट को W1 बोला था। क्लियर है। और ये वेट भी कौन सा दोस्तों, ये मेरा ओवन ड्राइड वेट था, ओवन ड्राइड वेट बोल सकता हूं मैं, कि इस वेट को क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा पर्टिकुलर टाइप की ग्रेडिंग का जो वेट रहेगा, डेट इज 5 kg लिया हमने या फिर 10 kg लिया, डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रेडिंग, तो उसका आप क्या करना, ओवन ड्राइड वेट आपको लेना है। मतलब कि अगर ये इसके मॉइस्चर सरफेस, इसके सरफेस पर कुछ मॉइस्चर था एग्रीगेट का, तो इसको आपको ओवन के अंदर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको हीट करना है। ठीक है, उसके बाद का जो वेट था उसको W1 हम लोगों ने बोला है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं यहां पर लिख के लाया हूं कि आफ्टर डिजायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन द मशीन को बंद कर देना है, और इसके अंदर जो भी मटेरियल था डेट इज क्रश्ड स्टोन था उसको पूरे के पूरे को आपको निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, निकालने के बाद इसको आपको एक सीव होती है डेट इज 1.7 mm की सीव रहती है। ठीक है, उससे बड़ी सीव से आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि बड़े बड़े पार्टिकल साइज ही हमारा ऊपर रह जाएगा और फाइनल नीचे पहुंच जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको अब हम फर्दर 1.7 mm की सीव पर सीव्ड करते, जो कि मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, और जो फाइनल पोर्शन था उसको हमने एक साइड निकाल लिया। अब इसको जैसे ही आपने 1.7 mm की सीव से सीव किया, तो इसके नीचे कुछ जो फाइनर पार्टिकल से, फाइनर देन 1.7 mm से, उसको हमने अलग किया और उसका जो वेट था उसके वेट को W2 नाम दे दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि लेट द वेट ऑफ ओरिजिनल एग्रीगेट बी W1 बोल दिया था, और जो वेट है जो कि 1.7 mm सीव को पास कर जा रहा था उसके वेट को W2 बोल दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहां तक की सारी स्टेप्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। इस टेस्ट को आप अपनी लैब के अंदर जरूर परफॉर्म करके देखना। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग एब्रेशन वैल्यू कैलकुलेट करते। तो दोस्तों यही टेबल है जो कि आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली बात, और फिर हमको ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ मूव करना है। तो दोस्तों सबसे पहले वेट ऑफ स्पेसिमेन आपको ले लेना है W1 ग्राम। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूं कि ये मैंने 5 kg लिया था ट्रायल 1 के लिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके ऊपर मैंने सारे प्रोसीजर अप्लाई किए, इसको मशीन के अंदर लेके गया, डेट इज लॉस एंजलिस मशीन के अंदर इसको मैंने डाल दिया, और फिर बाद में फाइनली मैंने देखा कि वेट ऑफ एग्रीगेट फाइनल देन 1.7 mm की सीव, उसका वेट था W2। मान लो इस वेट को मैं एक एग्जांपल के लिए 0.5 में बता देता हूं कि 0.5 kg यहां पर ये आया होगा। तो परसेंटेज वियर मुझे कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज वियर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं W2 बाय W1। तो W2 क्या है मेरा 0.5 kg, और जो इनिशियल वेट था वो मेरा कितना है 5 kg, इंटू इसको 100 करेंगे दोस्तों। तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, इसको हटाते हैं तो ये आ जाएगा 1/10। डेट इज यहाँ पर इसकी जो एग्रीगेट या परसेंटेज वियर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये 10% आया इस एग्जाम्पल के लिए। ऐसे ही आप इसके लिए परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर भी फिर से आपको 5 kg सैंपल ले लेना है। ठीक है, अगर आप ABCD ग्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, मान लो इस केस में इसका कुछ वैल्यू आई, मान लो कि 0.4 kg आया होगा, तो इसके लिए भी आप परसेंटेज वियर निकालेंगे और दोनों की एवरेज वैल्यू आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी रहेगी। ठीक है, तो समझ पाए क्या करना है आपको, किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, वो सब मैं यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। दोस्तों ये बात थी हमारी किसकी, एब्रेशन वैल्यू की, किसके, एग्रीगेट की। अब दोस्त कभी कभी क्या होता है, हमको किसी किसी बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला अलग भी दे दिया जाता है, जैसे कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता देता हूं W1 माइनस W2 अपॉन W1, इस फॉर्म में भी आपको किसी किसी बुक्स के अंदर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर W1 W2 की वैल्यू चेंज हो जाती है दोस्तों। W1 तो हमारा इनिशियल वेट ही रहता है, लेकिन W2 यहाँ पर रहता है, ये होता है वेट रिटेन्ड ऑन 1.7 mm की सीव पर। दोस्तों यहाँ पर हमने जो W2 लिया है ये वेट लिया फाइनर देन 1.7 mm पर, और यहाँ पर इन्होंने W2 लिया है वो क्या लेंगे, ये लेते हैं वेट रिटेन्ड ऑन 1.7 mm की सीव पे। अब दोस्तों जो टोटल वेट था माइनस वेट रिटेन करेंगे तो आपको क्या जाएगा, फाइनर वेट मिलेगा, फाइनर देन 1.7 वाला मिल जाएगा।
तो सेम बात, दोनों के कहने का मतलब सेम है, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है। लेकिन मेरे ख्याल से आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कि ज्यादा सिंपल है। आपको सीधे सीधे कि जो भी 1.7 mm से फाइनर वाला है आपको उसका वेट ले लेना है और उसको इनिशियल वेट से डिवाइड कर देना है, सीधे सिंपल सा। तो वहां से आपको परसेंटेज वियर आ जाएगा दोस्तों। इसी को हम लोग यहां से अगर बात करें तो एब्रेशन वैल्यू भी बोल देंगे, डेट इज एवी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ए वी भी बोला जाता है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब दोस्तों इस वीडियो को मैं कंक्लूड करने से पहले आपको कुछ और चीज बता देता हूं, डेट इज लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट के अंदर। तो यहां पर लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू, इसको क्या बोला, लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू, जो कि ज्यादा नहीं होनी चाहिए 30% से फॉर सरफेस कोर्स ऑफ पेवमेंट। अगर आप किसी भी पेवमेंट का सरफेस कोर्स बना रहे हैं तो वहां पर जो ए बी जो रहेगा, इसको लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू बोलो, या फिर आप ए बी बोलो एब्रेशन वैल्यू बोलो, या फिर आप ए बी बोलो, या फिर आप इसको ही क्या बोल सकते हो, यहां से एक और नाम से इसको जान सकते हो, क्या बोले थे हम लोग इसको, कि वियर, वियर जो रहेगा परसेंटेज वियर, परसेंटेज वियर ये हमारा 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए, सरफेस कोर्स के लिए। साथ में दोस्तों अगर आप इसका यूज कर रहे हैं बेस कोर्स सच एस वाटर बाउंड मैकेडम के लिए या फिर बिटुमिनस मैकेडम के लिए, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी लगभग 50% तक होती है। तो फ्रेंड्स यहां तक की जो बातें थी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करेंगे, कैसे सैंपल्स को हम लोग को लाना है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस ग्रेड के लिए आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। डेट इज आपका जो एग्रीगेट है उसकी साइज क्या है। अगर आपकी एग्रीगेट की साइज 40 mm से तो 80 mm के बीच की है तो आपको वहां पर ई ग्रेड का यूज करना है। और ई ग्रेड की स्पेसिफिकेशन आप दे सकते हैं कि यहाँ पर 12 नंबर ऑफ बॉल्स हमको यूज करनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों इसका वेट कितना रहता है, इसका ई ग्रेडिंग के लिए हमको सैंपल का वेट लगभग 10 kg लेना पड़ता है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से सारे कंसेप्ट जो थे एब्रेशन टेस्ट के रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे लैब मैनुअल के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।